देखिए पिछले दिन में 1.1 के आप लोगों को 2 क्वेश्चन करा दिए थे। अब देखिए आगे क्वेश्चन हमें एक भी हमें बताना नहीं है, बस आप लोग जो है केवल समझ लीजिए, अपने आप करना है। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये चारों क्वेश्चन जो नीचे लिखे हुए हैं ये आपके हाई स्कूल बेस्ड हैं, लेकिन बस हाई स्कूल में 2D के लिए पढ़ें या 3D के लिए पढ़ें। बीच की डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था उस पर बेस्ड लिखा है, सो दैट द पॉइंट, 3 पॉइंट दिए, फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हिंदी मीडियम वाले हैं वो ध्यान रखें, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल लिखा है इसमें, पहले लिख लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिनको ना मालूम हो लिख लें, जिनको मालूम हो ओके। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी सी यहाँ दिक्कत होती है। अगर लिखा है राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज होता है इसका मतलब यहाँ लिख के बस भूल ना जाइएगा, ध्यान रखिएगा कि पहली बार आखिरी बताए, रो नहीं बताएंगे। जैसे देखिए दूसरे क्वेश्चन लिखा है आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल लिखा है, तो जो आइसोस्केल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु लिखते जाइए, जो आप लोग हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो लिखते जाइए, इंग्लिश मीडियम वालों को मालूम है। तो लिखा है आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। 5th नंबर में लिखा है फॉर्म ए स्क्वायर, स्क्वायर आपको मालूम है वर्ग होता है, वर्ग। और देखिए 6ठे नंबर में लिखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु। अब अगर आपकी कॉपी में सब लिख गया है तो देखिए आपके लिए क्वेश्चन सिंपल है। जैसे बताइए 1 मिनट हाई स्कूल लेवल की बात करते हैं। मान लीजिए हाई स्कूल में आपको किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस दे दिए जाए 3, 5 ऐसे दूसरा ऐसे तीसरा, बताइए हाई स्कूल का मतलब 2 डायमेंशन का देखिए लिखा है, एक्स वाई जेड नहीं है इसमें। और आपसे कह दिया बताइए प्रूव करिए ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी इक्विलैटरल के वर्टिसेस हैं। कैसे प्रूव करते हैं बताइए, ये दूरी निकालते हैं, ये दूरी निकालते हैं और ये दूरी निकालते हैं, बताइए बराबर आ जाती है। अगर ये तीनों दूरी बराबर आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज के वर्टिसेस, इक्विलैटरल वर्टिसेस है। अब बताइए अंतर ये कि अब आपका कोऑर्डिनेट ऐसा नहीं है, अब आपका कोऑर्डिनेट ऐसा है। ठीक है, ये भी आपका 3 डायमेंशन में होगा, ये भी आपका 3 डायमेंशन में होगा। तो समझा के प्रोसेस नहीं बदल गया, प्रोसेस वही है। बताइए आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पिछले दिन लिखवाया गया था। बताइए नाम डाल दीजिए ए बी सी, हाँ तो ए बी डिस्टेंस निकाली, बी सी डिस्टेंस निकाली, सी ए डिस्टेंस निकाली। बताइए तीनों डिस्टेंस अगर बराबर आ जाएंगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी समबाहु त्रिभुज के वर्टिसेस प्रूव हो जाएंगे। ठीक, मान लीजिए आपको 4 दे रखे हैं, अब ये 4 वाले में ध्यान रखिएगा, क्रम का ध्यान रखिएगा, क्रम ना गड़बड़ करिएगा। मान लीजिए प्रूव करना है स्क्वायर के वर्टिसेस है, तो मान लीजिए उसने 4 पॉइंट दिए होंगे, क्या दे रखे हैं 4 पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट मान लीजिए आपने क्रम से माने ए बी सी डी, जिस क्रम में दिए सबको मालूम होना चाहिए। इसमें अगर आपने कोई पॉइंट इधर उधर कर दिया तो आपको गलत हो जाएगा। जिस क्रम में पॉइंट छपे उसी क्रम में रखिएगा। अब बताइए यहाँ पर ए बी सी और डी, अब प्रूव करना है ये स्क्वायर के वर्टिसेस है। तो अगर स्क्वायर के वर्टिसेस है तो हमें कैसे प्रूव करना पड़ेगा बताइए, जरा समझिए, सोचिए कैसे प्रूव करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं ये सब क्वेश्चन देखिए हम बताने नहीं जाना, केवल डिस्कस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मान लीजिए आपको इसको वर्ग प्रूव करना है, तो देखिए स्क्वायर प्रूव करना है तो स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है। मतलब आपको ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, सी डी निकालना पड़ेगा, डी ए बी बी सी सी डी डी सब बराबर आएगा। सिर्फ इतने से स्क्वायर नहीं प्रूव होएगा। बताइए स्क्वायर प्रूव होने के लिए ये भी होता है कि जो डायगोनल है ये विकर्ण ये भी बराबर आना चाहिए। ठीक, बताइए आपको AC निकालना पड़ेगा, इसीलिए कह रहे हैं क्रम से लिखिएगा। अगर किसी व्यक्ति मान लीजिए बच्चे क्वेश्चन पेपर में नोट करते हैं, उन्होंने पहला पॉइंट नोट किया पेपर से अपनी कॉपी में, फिर दूसरा नोट किया, फिर मान लीजिए बाई चांस तीसरा छूट गया, बगल में कुछ खुचकाने लगा, फिर हमारा तीसरा छूट गया, हमने चौथा लिख दिया, फिर हम देखा अरे मेरा तीसरा छूट गया, फिर हमने तीसरा बाद में लिख दिया। मतलब पहला सही लिखा, दूसरा सही लिखा, किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो मेरा चौथा लिख गया, तीसरा छूट गया, फिर हम देखे एक छूट गया तो हमने तीसरा बाद में लिख दिया। अब इसको आपने अगर ऐसे लिख दिया तो गलत हो गया, ये प्रूव ही नहीं हो पाएगा। पता है क्रम से लेना होता है, क्रम से अगर नहीं लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब AC और BD बराबर आना चाहिए। अच्छा, आपका अगर AC और BD बराबर की बजाय आप क्या निकालें बताइए, अगर ये वर्ड है इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, पहले B यहाँ कर दें सी यहाँ कर दें, तो सीधा कहते हैं जहाँ आपको निकालना चाहिए था AC वहाँ आप निकाल रहे होंगे AB, तो आप परेशान रहेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं क्रम से चलेगा ABCD, जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो अब हम कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन आपको करना है, क्या करना है, बीच की दूरी निकालनी केवल। AB निकालना पड़ेगा, BC निकालना पड़ेगा, CD निकालना पड़ेगा, DA निकालना पड़ेगा, इतना ये निकालना पड़ेगा और साथ में 2 डायगोनल और निकालने पड़ेंगे। ठीक, जैसे क्यों निकालने पड़ेंगे यहाँ हल्का सा होते हैं, बताना भूल गया आप लोगों को। जैसे ये देखिए ये चीज देखिए, ये देखिए ये समचतुर्भुज है, ये समझे, इंग्लिश बोलते हैं रोम्बस, जो इंग्लिश मीडियम वाले वो भी सुनते जाएं, रोम्बस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब बताइए इसमें भी तो चारों बराबर होते हैं, हाँ तो क्या ये स्क्वायर नहीं है,
ठीक, मतलब आप सोचते हैं हम केवल चारों बराबर प्रूव कर देंगे तो स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। तो चारों बराबर बताइए स्क्वायर में भी होते हैं और चारों बराबर इसमें भी होते हैं, और ये स्क्वायर नहीं, ये रोम्बस है, इसमें डायगोनल बराबर नहीं आते हैं। तो इसलिए अगर कह रहे हैं स्क्वायर प्रूव करना है तो आपको डायगोनल भी दिखाना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड ए सी इक्वल टू बी डी। इतना काम करना पड़ेगा। ये हम नहीं करेंगे क्योंकि बीच की दूरी निकालनी है। बीच की दूरी आपको बताया जाएगा, वैसे निकाल लीजिएगा। तो देखिए आपकी जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखिए 5वां और 6वां का क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 6 देखिए, लिखा है 5 में लिखा है सो दैट द पॉइंट दिस फॉर्म ए स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाते हैं। 6 लिखा है सो दैट द पॉइंट दिस फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो ये हो गया। उसके ऊपर वाले भी ऐसे ही कह रहे हैं। इधर का हम एक भी क्वेश्चन आपको करके नहीं दिखाएंगे, आपको बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, जो आपको पिछले में बताया जा चुका है। फिर लिखा हुआ है देखिए तीसरा क्वेश्चन, 3 पॉइंट दिए हैं, फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब बताइए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कह रहे हैं 3 पॉइंट से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। बताइए राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, बताइए लिखवाया गया समकोण त्रिभुज। बताइए ये ऐसा होता है। अब इसमें 90 डिग्री आप नहीं प्रूव करिएगा, 90 डिग्री प्रूव करना बताइए कठिन है। तो सीधी बात है, अगर आपको बताइए समकोण प्रूव करना तो बताइए नाम डाल दिया ए बी सी। तो यहाँ पर भी गलती ना करिएगा जो आपको पिछले में बताई गई थी, कहीं पर भी ए बी सी ना डाल दीजिएगा। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपने ए बी सी डाल दिया तो गलत। कौन सा एंगल 90 डिग्री है इस पर बेस्ड है। मान लीजिए अगर ए 90 डिग्री है, ए अगर 90 डिग्री है तो बताइए इसमें पाइथागोरस प्रूव होना चाहिए। पाइथागोरस क्या, बीसी स्क्वायर, मतलब मान लीजिए किसी ने यहाँ पर ए लिखा तो बताइए वो ये प्रूव करने की कोशिश करेगा बीसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने बी पर 90 बना दिया, मान लीजिए बी पर 90 बना दिया, ए यहाँ रख दिया, सी यहाँ रख दिया, तो देखिए अगर उसने बी पर 90 बनाया है तो वो ये सोचेगा कि ये प्रूव होना चाहिए, क्या प्रूव होना चाहिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब बताइए ये और ये अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। सीधी बात है, आपको यहाँ पर जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा तो कुछ लिखिएगा नहीं। ठीक, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन करना है तो यहाँ अभी नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, ये आप राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। अगर आपने यहाँ पर अभी एबीसी लिख दिया तो निश्चित रूप से आपका सोचेंगे गलत लिखा हुआ है, ये गलत प्रिंट है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले आपको ए बी निकालना है। मतलब ऐसे आपको 3 पॉइंट दिए रहेंगे ए बी सी। हाँ, तो आप लोग ए बी निकाल लीजिएगा, बी सी निकाल लीजिएगा और सी ए निकाल लीजिएगा। बताइए इसको निकालने में क्या फिगर की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, आपको कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। ठीक, फिर उसके देखिएगा इनमें से कौन से 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर है। ये देखना है कि इनमें से किस 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर है। मान लीजिए आपका कुछ बन गया 3 4 5, मान लीजिए आ गया, मान लीजिए आ गया 5, ये आ गया 4, ये आ गया 3, सपोज करिए ये आ गया। तो अब ये देखिए कि इनमें से किन दोनों के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर है। तो बताइए इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा। यानी कि आपका ये निकला है, सपोज करिए अगर आपका ये निकला है तो इसके अकॉर्डिंग मतलब निकला ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये यानी प्रूव हो रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग मतलब बताइए दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है, बी, यानी बी पर 90 डिग्री बनेगा तब आपका फिगर सही होगा। अगर आपने अब बी पे 90 डिग्री नहीं बनाया और ये प्रूव हो रहा है तो आप परेशान घूमते रहेंगे, कह रहे हैं प्रूव ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं ए बी सी जो पिछले रन पे आपको बताया गया था वो लिखना दीजिएगा पहले। जब आपका ये आ जाए तब आपको पता चल जाएगा बी 90 डिग्री। अब इसी पर जैसे पिछले रन बताया था वैसे ये क्वेश्चन, मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए पेपर में ये नहीं कह रहा कि आप राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करिए वर्टिसेस, नहीं, पेपर में दिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। 90 डिग्री कौन सा एंगल है ये बता दीजिए। बी पे 90 बनेगा कि ए पे 90 बनेगा कि सी पे 90 बनेगा, बताइए वो इसके करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं जो दोनों में कॉमन आएगा उस पे 90 बनेगा। तो कह रहे हैं अगर पेपर में आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो ये बता दीजिए कि 90 डिग्री कहाँ पर बनेगा तीनों में से। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। तो कह रहे हैं यहाँ ए बी सी पहले लिख देंगे तो टहलते रहेंगे, हो नहीं पाएगा जैसे पिछले ने बताया था। ठीक, तो चलिए देखिए अब थर्ड क्वेश्चन ऐसे करिएगा, फोर्थ भी ऐसा ही है। लिखा है सो दैट द पॉइंट दिस फॉर्म एन आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु। तो समद्विबाहु मतलब क्या हो गया कि 2 साइड बराबर हो, तो आप फिर भाई ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे, 2 बराबर आ जाएंगे, ये तीसरी अलग आ जाएगी। अच्छा, समद्विबाहु भी प्रूव करना है, राइट एंगल भी प्रूव करना है, मतलब पाइथागोरस भी फॉलो करेगी और साथ में 2 साइड्स इक्वल भी आएंगी। तो कह रहे इधर का हम एक भी क्वेश्चन आपको बता नहीं रहे, करके दिखाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि चारों क्वेश्चन किस पर बेस्ड हैं, बीच की डिस्टेंस के फॉर्मूले बेस्ड हैं। आपको केवल बीच का डिस्टेंस निकालना है और करना आना चाहिए। तो एक्सरसाइज देखिए हमारी तरफ से फिनिश हो गए। फिर देखिए बगल में एक एग्जाम्पल 3 लिखा, आपको एग्जाम्पल 1 दिया गया था और एग्जाम्पल 4 दिया गया था। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 इसी जैसा है वो करिएगा। एग्जाम्पल 3 सो दैट द पॉइंट दिस फॉर्म एन आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल।
तो देखिए बीच की दूरियां ए बी बी सी सी निकाला गया है, ठीक है। इन्होंने देखिए कहीं फिगर नहीं बनाया है, तो फिगर बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। आपको बनाना है तो कब बनाएंगे फिगर, तो ये करने के बाद बनाएंगे, कर लेंगे तब बना सकते हैं फिगर, तब आप कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा एंगल 90 डिग्री का आया होगा, उसके पहले फिगर नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब देखिए हमारी तरफ से पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो सारे लग गए। अब कुछ एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल नंबर 2 जरा पढ़िए। देखिए पूरा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इन्होंने खूब बड़ा सा कर रखा है, तो काफी बड़ा इन्होंने क्वेश्चन देखिए करा है, लेकिन ये क्वेश्चन ओरली खत्म कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है समझिए, लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट पी दिया है 4 to 7। ध्यान देखिएगा ऑब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन है ये, फ्रॉम द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड आल्सो फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब कहने का इस पॉइंट की पता है, आपको बताया गया था 3 कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। तो 3 कोऑर्डिनेट प्लेन, तो कोऑर्डिनेट प्लेन से दूरी बतानी है, एक तो प्लेन से दूरी बतानी है और तीसरी एक्सेस से दूरी बतानी है। इस पॉइंट की प्लेन से दूरी और इस पॉइंट की एक्सेस से दूरी, ठीक। अब जरा एक मिनट समझिए, पहले जरा इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा समय ज्यादा लेंगे, कैसे सीधे बता देंगे तो दिक्कत। पहले देखिए 2 डायमेंशन का देखिए, मान लीजिए 2 डायमेंशन में एक पॉइंट पी है 4,3, मान लीजिए, ठीक है। अब आपसे कह दिया, मान लीजिए आपने इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ध्यान सुनिएगा, 3 डायमेंशन में यहाँ दिखने में दिक्कत आएगी, इसलिए पहले 2 डायमेंशन बता दें। कह रहे हैं यहाँ पॉइंट मान लीजिए 4,3 है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस। तो अगर मान लीजिए इस 4,3 से आपने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो बताइए जहां ये परपेंडिकुलर टकराएगा, आपसे पूछेगा इसका कोऑर्डिनेट बताइए, तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट आएगा 4,0। यहाँ कोऑर्डिनेट बताइए 4, बताइए 4,3 मतलब बताइए ये दूरी 4 होगी और ये 3 होगी, यही तो मतलब हुआ। तो अगर किसी 4,3 से एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पे, तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट आएगा 4, ये जो लिखा है वो, मतलब कह रहे हैं 4,3 से, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं, मतलब कह रहे हैं 3D में फिगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया, टेढ़ा आड़ा दिशा बनेगा, तो कह रहे हैं इसीलिए डायरेक्ट बता रहे हैं। समझिए इस बात को कि 4,3 से आपसे पूछा जाए कि एक्स एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कहां पर उसका कोऑर्डिनेट बनेगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर जहां टकराएगा, यहां टकराएगा। तो बताइए आप बिना फिगर के आगे से याद रखिएगा क्या होता है। बताइए एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो यही एक्स वाला लिख दीजिए, और बताइए बाकी दूसरा वाला 0 कर दीजिए। अच्छा इस पे अगर हम वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, मान लीजिए वाई पी पॉइंट से वाई एक्सिस परपेंडिकुलर, तो बताइए यहाँ कोऑर्डिनेट कितना होगा, बताइए 0,3 होगा। बताइए यहाँ कोऑर्डिनेट बताइए 3 है ना, तो ये भी 3 हो जाएगी। तो यहाँ बताइए वाई एक्सिस पे पॉइंट आएगा तो इस पे एक्स 0 हो जाएगा और वाई बताइए 3 आ जाएगा। तो कह रहे हैं आगे से आपको इतनी तमीज होनी चाहिए कि इस फिगर की जरूरत ना पड़े। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए 7,8 एक पॉइंट है, अब फिगर की जरूरत नहीं, आपसे कहते हैं इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है, तो वो परपेंडिकुलर जहां टकराएगा उसका कोऑर्डिनेट बताओ, एक्स पे परपेंडिकुलर। तो देखिए बिना फिगर के डायरेक्ट लिख सकते हैं 7,0 होगा, ये एक्स वाला लिख दीजिए, वाई वाला 0, एक्स एक्स पे टकराएगा तो वहां वाई 0 होगा, ठीक। मान लीजिए कहते हैं इसी पॉइंट से अगर वाई एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए वाई पे, तो देखिए ये वाई वाला लिख दीजिए, वाई वाला कितना है 8, तो ये आ जाएगा 8 और ये 0। मतलब ये काम देखिए बिना फिगर के करा गया, मतलब फिगर की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, डायरेक्ट वाला बात है कि हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको जनरल बता दिया कि कैसे चला सिस्टम। तो ये 7,8 से अगर एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 7,0 पे टकराएगा, और 7,8 से अगर वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 0,8 पे टकराएगा, ठीक। अब बिल्कुल यही चीज 3 डायमेंशन में बना के दिखा रहा है, समझ सकते हो समझ लीजिए, नहीं तो ये डायरेक्ट आपको बताया कि ऐसे ही करिएगा। देखिए 3 डायमेंशन में एक पॉइंट लिया है आपको 4 to 7, हम वो फिगर बना के दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत लोग उस फिगर को समझ नहीं पाते क्योंकि 3 डायमेंशन का फिगर है, बनाया जा रहा है 2 डायमेंशन पे। तो जब इस 3 डायमेंशन की फिगर को इस 2 डायमेंशनल बोर्ड पे बनाया जाएगा तो समझने में दिक्कत है। यही चीज आपको कंप्यूटर लैपटॉप पे दिख जाती है लेकिन इस बोर्ड पे नहीं दिखती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये बनाया, हाँ चलिए देखिए ये ओरिजिन हो गया, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। हाँ चलिए कह रहे हैं ये पॉइंट पहले देखिए कहाँ बनेगा, 4,2,7। अभी आपको पिछले टर्म में पॉइंट ढूंढना सिखाया था, तो बताइए 4 to 7 कहाँ बनेगा। बताइए यहाँ पर आएगा पहले 4 डिस्टेंस, ठीक, उसके बाद इधर 2 जाएगा, ये 2 डिस्टेंस, और ये 7 डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। बताइए ये पॉइंट पी आ जाएगा, ये हाइट 7 डिस्टेंस हो जाएगी, 4 to 7। बोले ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट प्लेन से दूरी बताइए और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट एक्सिस से दूरी बताइए, ठीक है। अब जरा सोचिए इस पॉइंट की अगर हमें कोऑर्डिनेट प्लेन से दूरी बतानी है, कोऑर्डिनेट प्लेन से, तो 3 कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं,
बताइए ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन है, ये आपको पिछले दिन में बताया गया। बताइए इधर अगर ये अगर प्लेन बना दिया दीवारें हैं, ये कौन सा है एक्स और जेड, ये जेड एक्स प्लेन है। और अगर ये पीछे बना देंगे तो ये एक्स वाई प्लेन है, सॉरी वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, ये कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाते हैं। तो पता है इसमें 6 दूरियां निकालनी, कह रहे हैं इस पॉइंट की इस प्लेन से, देखिए सबसे सरल वाली दूरी देखिए, बताइए इस पी पॉइंट की आपसे कह दीजिए इस प्लेन से दूरी बताओ, तो बताइए बहुत लोग दिख रही होगी, बताइए दूरी 7 है डायरेक्ट, बताइए यही दूरी तो है 7। बताइए पी हवा में पॉइंट, बताइए ये प्लेन लगा हुआ है, ये देखिए आपका एक्स वाई प्लेन और ये देखिए पी खड़ा हुआ है, जहां पे मार्कर का एंड पॉइंट ये है, ये 4 to 7 है, तो बताइए मार्कर की हाइट कितनी है 7 है। तो बताइए इस पॉइंट पी की z बराबर 0 प्लेन यानी एक्स वाई प्लेन से दूरी बताइए 7 है। ठीक, अब आगे से डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, जैसे आपको अभी 2 डायमेंशनल वाला डायरेक्ट बताया वैसे आगे डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। क्या बताइए इस पॉइंट की इस प्लेन से दूरी एक्स वाई प्लेन से दूरी बताइए डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, बताइए ये लिखिए, देखिए 7। ठीक, तो बताइए एक्स वाई प्लेन से दूरी बतानी है, तो बताइए जेड कोऑर्डिनेट आ रहा है जेड। सिमिलरली अगर बताइए आपसे पूछा जाए इस पॉइंट की इस प्लेन से दूरी बताओ, तो बताइए यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। बताइए कितना आया था, आगे 2 आया था, जब अगर आपको याद हो तो इस वाले प्लेन से कितना डिस्टेंस आया था 2 डिस्टेंस इधर आया था। तो बताइए इस पे जब इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो बताइए ये और ये बराबर ही होगा। हाँ तो बताइए इसका नाम क्या है, जेड एक्स प्लेन है ना, तो जेड एक्स प्लेन की पी से दूरी कितनी होगी, बताइए यही वाली 2 होगी, 2 ये देखिए लिखी हुई। और ये देखिए वाई जेड प्लेन है। अब हम कह रहे हैं इसमें नहीं समझा है, पीछे परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, ऐसे पीछे की तरफ, पीछे दीवार बनी हुई है ना, पी पॉइंट कहाँ है, कमरे में हवा में है, तो इस हवा वाले पॉइंट से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, इससे उस पे परपेंडिकुलर और इस पे पीछे परपेंडिकुलर। तो सीधी बात है, कह रहे हैं आपने बस एक दिख गया, आपको देखिए इस फिगर में आपको एक अच्छे से दिख जाएगा, एक मतलब कि एक्स वाई प्लेन से दूरी साफ साफ दिख रही है कि 7 है, ये वाली थोड़ी कम दिख रही है, और पीछे वाली परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ होगा मान लीजिए सपोज करिए ऐसे, तो ये उतना अच्छा आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, कि ये परपेंडिकुलर पीछे जाके टकराएगा, तो कितनी दूरी पे टकराएगा, जितना बताइए ये आया है, ठीक है ना 4, बताइए यहाँ पर पॉइंट है। तो कह रहे हैं जो आपको एक दिख रहा है उसी के दम पे बाकी समझिए। तो कह रहे हैं एक इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इस पॉइंट की एक्स वाई प्लेन से दूरी बताइए 7 है, 7 मतलब नाम था एक्स वाई, तो बताइए दूरी आ रही ये देखिए। उसी प्रकार अगर जेड एक्स प्लेन से दूरी निकालेंगे, तो जेड एक्स प्लेन से दूरी निकालनी है तो डायरेक्ट देख सकते हैं, कहां से वाई वाला देख लीजिए। बताइए जब एक्स वाई प्लेन था तो जेड वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है, जब जेड एक्स प्लेन है तो ये वाई वाला आएगा 2, और जब एक्स वाई वाई जेड प्लेन होगा तो देखिए एक्स वाला, मतलब इस पॉइंट की एक्स वाई प्लेन से दूरी 7, इस पॉइंट की वाई जेड एक्स प्लेन से दूरी 2, और इसी पॉइंट की वाई जेड प्लेन से दूरी 4। मतलब अगर आप जनरल बात करिए तो अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है जनरल एक्स वाई जेड, तो कह रहा है आपको ऑब्जेक्टिव लेवल पे रटा ही होना चाहिए। क्या जनरल पॉइंट, इसको हटा दीजिए, ये जनरल पॉइंट है। अब आपसे पूछा जाए इसकी एक्स वाई प्लेन से दूरी बताओ, हाँ तो एक्स वाई प्लेन से दूरी क्या है ये, मान लीजिए वाई जेड प्लेन से दूरी पूछे तो एक्स, जेड एक्स प्लेन से पूछे तो वाई, मतलब आपको रटा होना चाहिए। मतलब पेपर में ऑब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चन है, सीधे आ जाएगा कि इस पॉइंट की जेड एक्स प्लेन से दूरी बता दो। भाई सीधी बात है, ऑब्जेक्टिव में सब नहीं आ जाएंगे कि जैसे बुक में क्वेश्चन लिखा है कि सबसे दूरी बताओ, तो सबसे आ जाएगी क्या, कोई एक से आएगी। तो कहेंगे इस प्लेन मान लीजिए आपसे पूछता है वाई जेड से, तो वाई जेड से अगर पूछ रहा है तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, एक्स वाला कितना है 4, यानी इस प्लेन की वाई जेड प्लेन से दूरी 4 है। अगर एक्स वाई पूछ रहा है तो जेड वाला देख लीजिए, जेड एक्स पूछ रहा है तो वाई वाला देख लीजिए, कहने का मतलब ये। ठीक, आप लोग ये फिगर बनाइए, थोड़ा सा लिखवाए दे। तो देखिए अब यहाँ पर हमने आपको इसका एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब नीचे एक नोट लिख लीजिए ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि आपको पेपर में अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो आपको फिगर ना बनाना पड़े। नीचे एक नोट लिखिए आप लोग फटाफट, नीचे नोट लिखिए, नोट, हाँ इसी क्वेश्चन में नोट लिख लीजिएगा। अभी इसमें और भी चीजें करनी वो भी करते हैं। हाँ बताइए ये एक्स वाई जेड है, तो लिखिए उसके नीचे द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, और ब्रैकेट में ऐसे लिखिए x कॉमा वाई कॉमा जेड फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, ब्रैकेट में x कॉमा वाई कॉमा जेड फ्रॉम एक्स वाई प्लेन कॉमा वाई जेड प्लेन कॉमा जेड एक्स प्लेन आर ए आर आर लिखिए, आर जेड कॉमा
एक्स कॉमा वाई रिस्पेक्टिवली मतलब इज्जत नहीं करनी है कि रिस्पेक्ट करने लगो। रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, तमाम बार आप लोग आ चुके, बताने जो नहीं इसे बोल रहे थे, आपने ढेरों बार पढ़ा। रिस्पेक्टिवली क्रमशः होता है, क्रमशः। अब जरा जो हमने सेंटेंस लिखवाया है उसको जरा वीडियो पॉज करके पढ़िए, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, अब देखिए आपको क्वेश्चन आगे और करना है। कह रहा है कि ये तो आपके कोऑर्डिनेट प्लेन की बात खत्म, यानी बताइए आपका ये आंसर आ गया कि इस प्लेन की, इस वाले पॉइंट की कह रहा था कोऑर्डिनेट प्लेन से दूरी बताइए। तो एक्स वाई प्लेन से दूरी कितनी हो गई, ये 7, वाई जेड प्लेन से दूरी क्या हो गई 4, और जेड एक्स प्लेन से दूरी हो गई 2। ठीक, ये आपका डायरेक्ट आ गया, ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन है। अब कह रहा है इसी पॉइंट के बताइए कोऑर्डिनेट एक्सेस से दूरी बतानी है, मतलब एक्स एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से दूरी और जेड एक्सिस से। अब जरा सोचिए एक मिनट, मान लीजिए आपकी किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी निकालनी है, किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी। तो एक मिनट समझिए, देखिए बताना है, फिगर देखिए। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, आपको ये दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए बना दिया। एक मिनट दूसरा बनाए दे रहे हैं, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ देखिए, ये देखिए हम कलर हमने चेंज कर दिया ताकि आपको दिखा पाए। देखिए रेड कलर का है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है। ठीक, अब अगर इस एक्स एक्सिस मान लीजिए कहीं कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये देखिए हमने ऐसे मिला दिया, जरा समझिएगा जहां पर ये रेड और पर्पल वाला आपका कट कर रहा है वो 90 डिग्री का है। मतलब आपकी ये एक्स जो हमने पेंसिल पकड़ रखी है रेड कलर की, इसको आप एक्स एक्सिस मानिए, और यहाँ मानिए 4 to 7 ये वाला, मान लीजिए 4 to 7 ये। अच्छा, किसी पॉइंट की किसी लाइन से दूरी निकालनी है, तो किसी पॉइंट की अगर किसी लाइन से दूरी निकालनी है तो देखिए इस पॉइंट से आपको इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये दूरी, इसका हम फिगर भी यहाँ बना सकते हैं। देखिए फिगर बना के बताते हैं और समझ में आ गया। मैंने आपको 3D दिखा दी कि देखिए कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस सब होंगी। ठीक है, जरा देखिए इसका फिगर बन सकता है, इसलिए दिखाते हैं आपको। देखिए ये वाला आ दे, मान लीजिए आपको पॉइंट पी की एक्स एक्सेस दूरी निकालनी है। एक्स एक्सेस क्या है, लेन लाइन है। अभी आपने बताइए प्लेन से दूरी देखी, सपोज करिए ये एक्स एक्सेस है। अब ये ना नहीं तिरछी क्यों माने ले रहे हैं, लाइन है ना, सब लगा हमने बना लिया ऐसे। ठीक, और मान लीजिए पॉइंट पी, ये पॉइंट पी क्या है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 4 to 7, और मान लीजिए ये एक्स एक्सेस है। अगर आपको ये हजम ना हो रहा हो चलिए एक्स एक्सेस ये मान ले रहे, लो ये तो कोई दिक्कत नहीं, जाए जैसे बनाइए। ठीक, अब बताइए पॉइंट पी के अगर मान लीजिए आपको एक्स एक्सेस से दूरी निकालनी है, तो बताइए इस पॉइंट की एक्स एक्सेस दूरी अगर निकालनी है तो बताइए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लीजिए पॉइंट एम आ गया। अब बताइए आपको फिगर में दिखने लगा कि पॉइंट पी की एक्स एक्सेस से जो दूरी है बताइए वो पी एम है। ठीक, अभी आपको आज ही सिखाया था कि 2 डायमेंशन में सिखाया था, 3 डायमेंशन में देखना कठिन है। बताइए इस पॉइंट से अगर एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स पर, तो बताइए इस पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4 0 0। 2 डायमेंशन के लिए भी सिखाया था। तो बताइए इस पॉइंट से अगर एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बताइए परपेंडिकुलर जहां टकराएगा उसका कोऑर्डिनेट बताइए ये 4 आ जाएगा। बताइए एक्स पे वाई और जेड 0 होगा तो ये आ जाएगा। अब बताइए समझ लगा कि क्या आप इस पॉइंट की एक्स से दूरी नहीं निकाल पाएंगे, साफ साफ दिख रहा है पीएम दूरी निकालनी है। बताइए पीएम दूरी कितनी निकली, अंडर रूट के अंदर बताइए 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 0 का होल स्क्वायर। बताइए यानी कि पी पॉइंट की ये एक्स एक्सेस से दूरी निकाला, ये आपका 0 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 49 हो गया, दिस इज 53 आ गया। ऐसे बताइए इसी पॉइंट से अगर वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बताइए जब वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए वाई एक्सेस है। ठीक है, तो वाई पे अगर मान लीजिए ये वाई एक्सेस मान लीजिए तो देखिए इसकी परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 0 to 7 आएगा, ये 0 to 0 0 to 0। तो देखिए वो दूरी निकाल लीजिए। ऐसे जेड पे हमने एक आपको निकाल के दिखा दी है, ऐसे वाई वाला निकालिएगा जेड वाला निकालिएगा। ठीक, चलिए नोट करिए इसको फटाफट। अब देखिए पेज नंबर 6 पे एग्जांपल नंबर 5 और बताना है, फिर हमारी तरफ से फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी। पेज नंबर 5 पे एग्जांपल नंबर जरा निकालिए, एग्जांपल नंबर 5। देखिए लोकस वाला क्वेश्चन है और आप लोगों को पीछे कई बार लोकस पढ़ाया गया है, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में कई बार लोकस आया है और कोनिक्स में भी कई बार लोकस आ चुका है। ठीक है, तो हम लोकस के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, आपको पहले ही प्रोसेस बताया गया होगा, आपको याद हो। मान लीजिए 2 डायमेंशन में आपको याद दिलाए दे रहे हैं, मान लीजिए 2 डायमेंशन में किसी पॉइंट का लोकस निकालना है, बिंदु पर आपको पहले पढ़ाया, 2 जगह पढ़ा चुके हैं इसलिए हम डिस्कस अब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक, कह रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ाया गया है और आपको कोनिक्स में पढ़ाया गया है। तो कहना है अगर आपको किसी पॉइंट का लोकस निकाला तो वर्किंग प्रोसेस होती है, मान लीजिए 2 डायमेंशन में किसी पॉइंट का लोकस निकालना है तो आप जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको आप h, k मान लेते हैं। मान लीजिए इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट h, k है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी होती है, उस कंडीशन का यूज करते हैं, तो कंडीशन का यूज करके आपका hk का इक्वेशन आ जाता है, और जब hk का इक्वेशन आ जाता है तो आखिरी में h की जगह x और k की जगह y लगाते हैं तो लोकस निकल आता है। लोकस मतलब बिंदु पता होता है, मतलब कोई पॉइंट अगर मूव कर रहा है तो वो मूव करके क्या बनाएगा, 2 डायमेंशन में ध्यान रखिएगा कर्व बनाएगा और 3 डायमेंशन बनाएगा सरफेस।
ठीक है। तो चलिए देखिए, एक मिनट लिखा हुआ है एग्जाम्पल 5, कह रहे हम लोकस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, अगर आपका नहीं पढ़ा है तो फिर आप इसको छोड़िए, ठीक है, क्योंकि हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। देखा है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distance from the x axis is 5 times its distance from the point this। एक बार आप लोग क्या करिए, वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके जरा क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, कह रहे हैं एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालिए जिसकी एक्स एक्सिस से दूरी 5 टाइम्स इट डिस्टेंस फ्रॉम द 4 5 1। देखिए फिगर से आपको बता रहे, देखिए मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, अब ऊपर फिगर नहीं बना लेकिन फिगर बनाएंगे तब समझ में आएगा। और मान लीजिए एक पॉइंट ये है आपका, मान लीजिए पॉइंट पी, और ये सपोज करिए एक पॉइंट दे रखा है क्यू। हाँ अब देखिए दिया गया है, एक पॉइंट का दिया है 4 5 1। अब देखिए इस पॉइंट से जब देखेंगे इस फिगर से तब आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में तो नहीं आएगा, ठीक। अब मान लीजिए पॉइंट पी का लोकस निकालना है, हमने कहा जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, जैसे हमने कहा 2 डायमेंशन में आप एच के मानिए, तो 3 डायमेंशन में क्या एच के मान लेंगे, 3 डायमेंशन में एच के नहीं होता है, एच के समथिंग मानिए। तो चलिए हम अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट पी का लोकस निकालना है, इसको हमने क्या माना है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब कंडीशन ये दे रखी है कि पॉइंट पी की यहां से दूरी इस पॉइंट से, ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वो पॉइंट है जिसका लोकस निकालना है, और पॉइंट पी की एक्स अक्ष से दूरी। अब बताइए पॉइंट पी की एक्स अक्ष से दूरी बताइए, ये एम हो गया, मान लीजिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बताइए पीछे बताएगा कि एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताइए पॉइंट पी से एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है, तो बताइए इसकी एम का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अल्फा 0 0, ठीक। कह रहे हैं लोकस का कोई भी क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन लोकस कहेंगे, कह रहे हैं इसको छोड़ने की कोशिश ना करिएगा, कह रहे हैं अगर आपका लोकस नहीं पड़ा, छूट गया बाई चांस, तो प्रोसेस समझ लीजिए कि लोकस निकलता कैसे। कह रहे हैं आपको किसी पॉइंट का लोकस निकालना होगा, जैसे इस क्वेश्चन में किसी पॉइंट का लोकस निकालना है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको आप अल्फा बीटा गामा मान लीजिए। हमने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा मान लिया। अब क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स एच, कह रहा है देखिए एक्स एच बना लिया, क्वेश्चन में एक पॉइंट दे रखा है क्यू 4 5 1 4 5 1 बना लिया। अब कंडीशन दी है कि पॉइंट पी की इस क्यू से दूरी और पॉइंट पी की इस एम से दूरी का कुछ रिलेशन दे रखा है। अब देखिए वो रिलेशन क्या दे रखा है, बताइए रिलेशन आपका दे रखा है जो पीएम है वो 5 PQ के बराबर है। अब एक बार आप फिर से वीडियो पॉज करिए और इंग्लिश की लैंग्वेज पढ़िए। देखिए उसने जो इंग्लिश में लिखा है वो हमने मैथ में लिखा है। उसने इंग्लिश में लिखा है कि P की M से दूरी मतलब P की X अक्ष से दूरी किसके बराबर है, इस पॉइंट की दूरी से 5 गुने के बराबर है। एक बार वीडियो पॉज करके क्या करिए, फिर क्वेश्चन पढ़िए दोबारा। हाँ देखिए एक बार हम भी पढ़ दे रहे हैं। देखा है फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, कह रहे जिस पॉइंट का पॉइंट नहीं दिया रहेगा, पॉइंट आपको मानना पड़ेगा। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना देखने वाली है P अल्फा बीटा गामा, कह रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस मतलब इसकी एक्स अक्ष से दूरी। हाँ तो बताइए इसकी एक्स दूरी क्या है, PM, ठीक है। इस 5 टाइम्स इस डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4 5 1, तो इसकी इससे दूरी का 5 गुना दे रखा है। तो बताइए आपको ये दे रखा है कि जो आपका PM है वो 5 PQ है। अब बताइए PM निकाल लेंगे, PM क्या है, P और M के बीच की दूरी। बताइए P और M के बीच की दूरी अंडर रूट के अंदर बताइए अल्फा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 PQ। बताइए PQ मतलब P और Q के बीच की दूरी। बताइए P और Q के बीच की दूरी निकलेगी अंडर रूट के अंदर अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर और गामा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यही आपका आंसर आ गया। दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेना, एंड रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा। बताइए इधर आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इधर आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर बीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर और गामा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब अरे पूरा होल स्क्वायर बुक में खोला गया है, पूरा होल स्क्वायर खोल देंगे, आखिर में लिखेंगे टू फाइंड द लोकस। टू फाइंड द लोकस कह रहे हैं ये सब बता चुके हैं, अब नहीं बता रहे, 2 बार बताया हमने, ठीक है। टू फाइंड द लोकस वी रिप्लेस। बताइए अल्फा बीटा का होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट हो तो बता चुके हैं। लोकस एक पॉइंट का नहीं निकलता, पॉइंट भी पता है मूव कर रहा होगा, इसीलिए अल्फा बीटा का वाले किसी फिक्स पॉइंट पर था, ये पॉइंट P चल रहा होगा। कह रहा है कैसे चलेगा, कह रहा है जाए जहां चलाइए, P पॉइंट जाए जहां चलाइए, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो P का हमने एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट माना और उसका ये लोकस निकालने के लिए इसी को जनरलाइज करना पड़ता है। जनरलाइज के लिए आपका आंसर जो आएगा अभी सॉल्व करने के बाद, अभी नहीं, बताइए अल्फा की जगह लगा देंगे x, बीटा की जगह लगा देंगे y और गामा की जगह लगा देंगे z, तो आपका लोकस निकल के आ जाएगा। हमने वाले क्वेश्चन बता दिया और ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन ही बड़ा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो चलिए करिए, नोट करिए इसको जल्दी से, ठीक। अब चलिए देखिए ये आपका कैलकुलेशन बाद में कर लीजिएगा घर में।
देखिए हमारी तरफ से फर्स्ट एक्सरसाइज, हमारी तरफ से सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन हो गए। अब चलिए सेकंड एक्सरसाइज निकालिए। बस अब ये चैप्टर अभी खत्म कर रहे हैं, ये वाला फर्स्ट चैप्टर आपका। देखिए मेरे पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग 1.2 एक्सरसाइज है। इसका देखिए पहला क्वेश्चन हमें नहीं बताना, आप लोग पढ़ लीजिए, बताइए कर पाएंगे नहीं सोचिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस दिस इन द रेशियो दिस। कह रहे हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को डिवाइड करने वाले लाइन को इतने रेशियो में डिवाइड। अब देखिए एक हल्का सा कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन है बताइए। आपने डिवीजन का फॉर्मूला पढ़ा है, एक्सटर्नल इंटरनल, अंतः विभाजन बाह्य विभाजन, इसमें कुछ लिखा नहीं है। बताइए सीधी बात है, अगर एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे तो अलग आंसर आएगा, इंटरनल का लगाएंगे तो अलग आएगा। तो ध्यान रखिएगा अगर मान लीजिए बाई चांस किसी क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, शायद आपको बताया भी गया होगा, अगर कुछ नहीं लिखा है तो ध्यान रखिए इंटरनल डिवीजन का लगाना होता है। मान लीजिए सपोज करिए नहीं लिखा है इस क्वेश्चन में, तो आप कंफ्यूज हैं कि इंटरनल का लगाना है कि एक्सटर्नल का। तो कहना है किसी भी क्वेश्चन में लिखा है तो कोई बात ही नहीं, जो लिखा होगा वो लगाएंगे, और कहना ना लिखा हो तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाया जाता है। तो बताइए पिछले रन पे आपको फॉर्मूला लिखवाया गया था कि एक पॉइंट मान लीजिए x1 y1 z1 है, एक x2 y2 z2 है, तो उसको मिलाने वाली लाइन को मान लीजिए m रेशियो n में डिवाइड करने वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखने तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n करके फॉर्मूला लिखा है, वो फॉर्मूला लगाना है, बस फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही देखिए एक पेज पहले देखिए एग्जाम्पल 1 लिखा हुआ है, उसमें देखिए दोनों लिखे हैं, तो एग्जाम्पल 1 आपका ऐसा ही होगा, ये हम करके नहीं दिखाएंगे, केवल फॉर्मूला लगाना है। एक पेज पहले देखिए 3 एग्जाम्पल लिखे, पहला एग्जाम्पल देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन दिस दिस इन द रेशियो। देखिए फिर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कह रहा है, तो फॉर्मूला लगाना है केवल, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। भाई जब आपको एक्सरसाइज का पहला 1 का दिक्कत करे तो आप एग्जांपल देखिए कि आपको नहीं आ रहा तो सीधे फॉर्मूला भेजते, इसमें हम टाइम नहीं बर्बाद कर सकते हैं। अब देखिए पहले लग गया इसकी बात चल रही है, तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा क्या लिखा है, जब तक इसको हटाए दे दें। हाँ देखिए लोकस वाला फिर आ गया, कह रहे हैं आपको जो सिखाया जा रहा है इसको ड्रॉप करने की कोशिश ना करिएगा कि हाँ अब लोकस नहीं पढ़ेंगे, मेरा छूट गया, हमने कभी नहीं पढ़ा। तरीका कह रहे हैं आपको कुछ मालूम हो जाना मालूम, तरीका मालूम होना चाहिए। कह रहे हैं आपने अगर लोकस छोड़ने की कोशिश करी तो आगे बुक में बहुत सारे क्वेश्चन लोकस के हैं, तो अभी से आप छोड़ेंगे तो फिर लगातार हर बार जब भी लोकस आएगा आप छोड़ते जाएंगे। तो देखिए फिर चला आया, तो लिखा हुआ है इफ ए एंड बी, देखिए ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 4 5, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 4 5, बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है -1 3 -7, -1 3 -7। कह रहे हैं ए और बी के 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, फाइंड द लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट पी। बताइए पी कोई वेरिएबल पॉइंट है, ठीक, किसका लोकस निकालना है, इसी पी का निकालना है। तो कह रहा है आपको पी का लोकस निकालना, तो हमने आपको बताया आपको लोकस पीछे आता हो या ना आता हो, ये बात ध्यान रखिएगा। करने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन कैसे कराया जाता है ये मालूम होना चाहिए। लोकस पढ़ा है तो अच्छी बात है, कहा गया जिस पॉइंट का आपको लोकस निकालना है, जिस पॉइंट का, बताइए पी का लोकस निकालना कह रहा है, तो उसको क्या मानिए, अल्फा बीटा गामा मानिए, तो इसको हम अल्फा बीटा गामा मान लेंगे। अब क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन का जैसे ही यूज करेंगे तो आपका अल्फा बीटा गामा की एक इक्वेशन आ जाएगी। जब आपकी अल्फा बीटा गामा की इक्वेशन आ जाए तो अल्फा बीटा गामा की जगह आप एक्स वाई जेड रिप्लेस करिए। ठीक है, अब बताइए सिंपल क्वेश्चन लिखा है पी ए बराबर पी बी, कैसे पहले मतलब इसमें बनी बनाई कंडीशन है, देखिए दे रखा है पी ए इक्वल्स टू पी बी, तो सही बात है कुछ करना ही नहीं। पता है पिछले एग्जाम्पल में जो भी हमने पहले एग्जाम्पल बताया था उसमें आपको ये पक्का पकाया नहीं दिया था, जरा अंतर समझिए। देखिए सीधे मैथमेटिकल फॉर्म में दे रखा है कंडीशन, और जो अभी एग्जांपल बताया था वो मैथमेटिकल नहीं था, इंग्लिश में लिखा था। आपको खुद समझना था उसमें कि पी ए बराबर 5 पी क्यू ऐसा कुछ था, जो भी था पी एम बराबर 5 पी क्यू जो भी था पिछले वाले एग्जांपल में। बताइए क्या पी एम इक्वल टू 5 पी क्यू कर दे रखा था, ऐसे तो नहीं दे रखा था। बताइए उसने क्वेश्चन में इंग्लिश लिखी थी, उस इंग्लिश को आपको मैथ में लिखना था। और बताइए ये क्वेश्चन ज्यादा सरल है क्योंकि इंग्लिश नहीं लिखी है, सीधे मैथ लिखी है। कह रहा है पी ए बराबर पी बी दे रखा है। अब बताइए ये कंडीशन दी है, जैसे पी ए बराबर पी बी कहेंगे तो अल्फा बीटा गामा की इक्वेशन आ जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन बताइए पी ए का मतलब पी और ए के बीच की दूरी, कह रहे हैं जिसका लोकस निकालना हो उसको आप अल्फा बीटा गामा मानिएगा। तो ये अल्फा बीटा गामा यानी पी और ए के बीच की दूरी क्या लगा, अल्फा -3 का होल स्क्वायर बीटा -4 का होल स्क्वायर गामा -5, ये आ गया पी ए, और किसके बराबर, पी बी के बराबर, पी बी, पी और बी के बीच की दूरी, तो अल्फा -1 करेंगे तो अल्फा +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा आ जाएगा बीटा -3 का होल स्क्वायर और प्लस गामा -7 करेंगे तो +7 हो जाएगा, गामा +7 का होल स्क्वायर। बस आप नहीं बताएंगे, दोनों तक का स्क्वायर कर लीजिएगा, दोनों तक अंडर खत्म हो जाएगा, होल स्क्वायर खोल दीजिएगा, बहुत सारा कुछ कट बढ़ जाएगा, जैसे अल्फा स्क्वायर इधर आएगा, अल्फा स्क्वायर इधर कट जाएगा, पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। बताइए पूरा सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, अल्फा बीटा गामा की एक इक्वेशन मिलेगी।
तो रिप्लेस करेंगे अल्फा की जगह एक्स, बीटा की जगह वाई, गामा की जगह जेड, तो सरफेस की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। अब देखिए सेकंड पार्ट भी सीधे कंडीशन बनाई थी। तो बताइए यहाँ पर बताइए ये जो हम सोचिए जरा एक मिनट, इस क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे ना दिया होता, पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन बनाते, ऐसे ना दिया होता, इसमें कहते हैं देखिए हम इसी चीज को दूसरे तरीके से बोल रहे हैं, मैथमेटिकली दिया नहीं है, लिखा है फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट P whose distance from A and B are equal। मान लीजिए इंग्लिश में लिख देता कि एक ऐसे पॉइंट P का लोकस निकालिए जिसकी A से दूरी और जिसकी B से दूरी बराबर है। तो फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, ठीक, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम डिस्टेंस A एंड B आर इक्वल, ठीक है। तो बताइए अगर बताइए ऐसे लिख रहा है कि P की A से दूरी और P की B से दूरी बराबर है, तो बताइए ये ऐसे नहीं लिख रहा है, फिर वो इंग्लिश में लिख रहा है, उस इंग्लिश को हमें लिखना पड़ेगा मैथ में, मैथ में लिखा तो उसने पक्का पकाया दिया, आपको मेहनत ही नहीं करनी, मतलब वो जो इंग्लिश सेंटेंस है वो समझने की जरूरत नहीं है, सीधे दे रखा है ऐसे, ऐसे सेकंड पार्ट में दे रखा है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, सेकंड पार्ट अपने आप करिएगा, हम नहीं बताएंगे। अब चलिए देखिए डायग्राम इसका सेकंड पार्ट करिएगा, ये भी अपना करिएगा, हमने थोड़ा सा कैसे करना है थोड़ा सा बता दिया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, देखिए लिखा हुआ है, कह रहे देखिए जो अब इस सेक्शन में जो भी क्वेश्चन लिखे हैं ये ऑब्जेक्टिव लेवल के नहीं है, थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर नहीं कराएंगे तो फिर सभी छोड़ने पड़ेंगे, एक तो कम ही है, 6 हैं केवल। तो देखिए क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग। देखिए एक पॉइंट आपको दिया है 2, -3, -8 और एक दिया है 5, -6, 4। कह रहे हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन है, ध्यान सुनिएगा, कह रहे हैं इसको जो मिलाने वाली लाइन है वो XY प्लेन को किस रेशियो में कट करती है वो बताना है। कह रहे हैं इसको और इसको जो मिलाने वाली लाइन है, इन दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन है, बताइए एक पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा, एक पॉइंट यहाँ मिलाएंगे तो लाइन बन जाएगी। तो कह रहे हैं XY प्लेन को कितने रेशियो में कट करती है, समझिए, मतलब ये समझिए, मान लीजिए देखिए, मान लीजिए ये मेरा प्लेन है, XY प्लेन मान लीजिए, हाथ लगा हुआ है, ठीक, देखिए हमने ये पेंसिल ऐसे पकड़ ली, देखिए आपको दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है। अब बताइए मेरे हाथ को XY प्लेन मानी है कि जो मेरा ये हाथ है ये XY प्लेन है। अब बताइए यहाँ पे एक पॉइंट ये है, पेंसिल का कॉर्नर पॉइंट, एक नीचे हुआ। अब बताइए पेंसिल इस प्लेन को कट करके देखिए निकल गई है, देख रहे हैं आप लोग ऐसे, पेंसिल देखिए कट करके निकल गई। अब मान लीजिए ये डिस्टेंस मान लीजिए 2 है और ये डिस्टेंस 1 है नीचे वाली, सपोज करिए, तो हम ये कहेंगे कि ये जो पेंसिल के एंड पॉइंट है इस XY प्लेन को 2:1 में काट के निकल गए, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लीजिए 4 है, ये 8 है, तो 4:8। अच्छा 4:8 का मतलब 1:2, एक ही बात, 4:8 लिखे या 1:2 लिखे, एक ही बात। क्वेश्चन का पहले मतलब समझाने की, क्वेश्चन का मतलब क्या है, लिखा है आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, कह रहे हैं ये दोनों पॉइंट जब मिलाएंगे, जब दोनों पॉइंट मिलाएंगे तो क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। कभी भी 2 पॉइंट मिलाते हैं तो लाइन बन जाएगी। तो कह रहे हैं वो लाइन XY प्लेन को कहाँ पे कितने रेशियो में कट करेगी वो बताना है। तो देखिए फिगर बना हुआ, अभी यहाँ भी बनाएंगे, आपको दिखेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं ये प्लेन को लाइन कट करके निकल गई तो रेशियो पता करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर फिगर ऐसे बनेगा, देखिए हम XY प्लेन आपको बनाए दे रहे हैं, ये देखिए X एक्सेस, Y एक्सेस, Z एक्सेस, ओरिजिन, ये देखिए आपका XY प्लेन तैयार हो गया, बताइए यही होता है XY प्लेन, ठीक। अब देखिए फिगर बनाना, देखिए फिगर ऐसे बनेगा, ये देखिए फिगर बन गया, ये यहाँ पर मान लीजिए इसका नाम मान लीजिए P है और इसका नाम Q है, सपोज करिए, तो मान लीजिए ये देखिए आपका P हो गया, ये हम थोड़ा ऊपर बनाए दे रहे हैं ताकि कटे ना, फिगर आपका Q हो गया, और मान लीजिए ये पॉइंट L पॉइंट है, तो ये फिगर बना हुआ, कह रहे हैं कि ये P और Q देखिए लिखे यहाँ लिख दे रहे हैं, P का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 2, -3, -8, Q का क्या है 5, -6 और 4। तो ये 2 पॉइंट जब मिलाएंगे तो लाइन बन जाएगी। जब ये लाइन बनेगी तो कह रहे हैं XY प्लेन को देखिए काट के प्रतिच्छेदित करते हुए निकल के गई है, तो कह रहे हैं रेशियो बताना है कि किस रेशियो में कट करें, मतलब आपको PL रेशियो LQ बताना है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे ये कहाँ चला गया, तो फिर मूर्ख, अगर हमने ये भी बना दिया तो 3 डायमेंशन का फ्लेवर नहीं आ पाएगा, पता है, अगर मिला लीजिए ये गया 3 डायमेंशन का फ्लेवर खत्म। 3 डायमेंशन का फ्लेवर तभी आएगा जब आप ये नहीं बनाएंगे, पीछे ये दिख नहीं रहा है, ये जो बना हुआ पोर्शन है इस प्लेन के पीछे चला गया, नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये अब दिख रहा है, देखिए काट के निकल गई, अगर हम मिला देंगे तो कटता हुआ नहीं दिखेगा। तो कहना यही ब्यूटीफुलता है फिगर्स की कि कौन कितने अच्छे से 3 डायमेंशन फिगर इस 2 डायमेंशन बना सकता है। इस 2 डायमेंशन पे 3 डायमेंशन का फिगर बनाना बहुत सरल नहीं होता है।
अब बताइए दिख रहा है कि ये ऐसा होगा कुछ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर PLQ है, तो आपको PL और LQ का रेशियो निकालना है। कुछ कहेंगे LQ का तो ये पार्ट गायब है, तो पीछे है, प्लेन के पीछे दिख नहीं रहा, ठीक। अब चलिए चालू करते हैं, जरा समझिए एक मिनट ध्यान से। मान लीजिए PL और LQ का रेशियो पता करना है, तो लेट कर लेते हैं। क्या लेट किया? PL रेशियो LQ, ठीक। मान लीजिए ये लैम्डा है और ये 1, ठीक, मतलब लैम्डा रेशियो 1 है, लैम्डा रेशियो 1। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे जिनके तमीज नहीं है, क्योंकि इंटर पास का ज़्यादा देखे तमीज नहीं होती है, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, लगभग 0 ही होती है। बस उसको सवाल लगाना सिखाया था, बेटा सवाल ऐसे लगा लो, ठीक। उसके कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल 0 ही होते हैं लगभग। तो लैम्डा रेशियो 1 लिखा है, तो बताइए अगर मान लीजिए आपसे कहते हैं दो चीज़ों का रेशियो मानना है, तो बहुतों को लगेगा ऐसे कैसे मान सकते हैं, 1 कैसे मान लें, A रेशियो B मानना चाहिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बाद, अब थोड़ी देर इसको बोल जाइए। अब थोड़ी देर के लिए ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप फालतू का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं हम अलग से कुछ बताना, ध्यान देखिए। मान लीजिए हाई स्कूल लेवल पर एक क्वेश्चन दिया गया 2 बच्चों को, ध्यान सुनिएगा, इसको ना देखिए। अब कह रहे हैं इसका काम खत्म, पहले इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ये जो 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाई स्कूल लेवल पे एक क्वेश्चन 2 बच्चों को दिया गया, ठीक, दोनों क्वेश्चन सेम थे, लेकिन दिए गए 2 स्टूडेंट को। दोनों क्वेश्चन में निकालना क्या था, आपको किसी रेक्टेंगल की जानकारी दी थी, कुछ एरिया संबंधित कुछ दे रखा होगा, ठीक है, आयत के बारे में कोई जानकारी दी है, रेक्टेंगल के बारे में, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो बताइए। क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो बताइए, मतलब क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी। क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो बहुत प्रकार की हो सकती है, उससे मतलब नहीं, लेकिन निकालना था लेंथ और ब्रेथ का रेशियो। और ये क्वेश्चन 2 लोगों को दिया गया, 2 स्टूडेंट को। तो एक स्टूडेंट ने क्या करा, एक ने लेंथ और ब्रेथ का रेशियो ये माना, एक ने लेंथ और ब्रेथ का रेशियो ये माना, और एक ने लेंथ और ब्रेथ का रेशियो ये मान लिया, मान लीजिए जैसे ये हमने लिखा है जी। अब सोचा जाए इसका सही, इसका सही, ठीक, तो सीधी बात है ये दोनों सही है। अब बात आती है सोचा जाए कौन ज्यादा अक्लमंद, ठीक है, तो पता है ये ज्यादा अक्लमंद है, ये मूर्ख गधा है। अगर उसने ऐसे मान लिया है A और B, तो इससे अगर ये मूर्ख टाइप का इंसान है, पता है ये क्या करेगा, ये A भी निकालेगा और ये B भी निकालेगा। पता है जिसने ऐसे माना होगा रेशियो में, उसको A और B दोनों निकालने पड़ेंगे, और जिसने ऐसे माना होगा इसको सिर्फ एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी लेम्डा। आप सोच जाएगा बताइए कौन सा क्वेश्चन सरल पड़ेगा, 2 वैल्यू निकालने वाला सरल पड़ेगा कि 1 वैल्यू वाला, तो सीधी बात है 1 वैल्यू निकालने सरल पड़ेगा। लेकिन बात है कि सही कैसे है, तो बताइए ऐसे सही है। मान लीजिए इसने क्वेश्चन करा, A रेशियो B माना, और इसने कैलकुलेशन करके A बराबर 3 निकाला, B बराबर 4 निकाला। बताइए 2 वैल्यू निकालेगा, A बराबर 3 और B बराबर 4। हाँ देखिए मान लीजिए जो ऐसे करेगा ना A रेशियो B, वो A भी निकालेगा B, उसको 2 निकालने पड़ेंगे, वो आंसर लिखेगा 3:4। पता है जिसने ऐसे माना होगा ना वो सिर्फ एक वैल्यू निकालेगा लेम्डा, और उसका लेम्डा किसी का निकलेगा 3/4, उसका लेम्डा निकलेगा 3/4, और वो 3/4 यहाँ लगा देगा। पता है दोनों आंसर आ गए। पता है ये 3/4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। मतलब दुनिया के किसी भी रेशियो को, कोई भी रेशियो, उसके एक टर्म को तो 1 में बदला ही जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज का आंसर 7:9 आ रहा है, आप सोचते हैं कि 2 चीजों का रेशियो निकालना, तो हम एक को 1 कैसे मान सकते हैं। तो अगर नहीं मान सकते हैं तो आपके यानी तमीज नहीं है, आपके बुद्धि नहीं है, ठीक है, बिल्कुल मान सकते हैं। बताइए आंसर ये आना है, बताइए इसमें आप इसको किसी भी एक को 1 में बदल सकते हैं। भाई ये 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो उसमें रेशियो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड होता है ना, तो बताइए 9 से डिवाइड करेंगे तो यही रेशियो ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब बताइए एक रेशियो 1 बन गया कि नहीं बन गया, या हम इसमें 7 से डिवाइड कर दें तो ये पहला 1 बन जाएगा। मान लीजिए 3 चीजों का रेशियो है, मान लीजिए 7:9:8, बताइए एक को तो आप 1 में बदल ही सकते हैं। तो सीधी बात है कभी भी जीवन में आगे ध्यान रखिएगा, जीवन भर याद रखिएगा, कभी भी अगर 2 चीजों का रेशियो निकालना हो ना, तो आप 2 चीजें ना मान लीजिएगा। अगर आप 2 मानते मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपने 2 ही मानी जीवन में, पीछे आपको सिखाया नहीं गया हाई स्कूल लेवल पे। आपको कभी भी 2 चीजों का रेशियो निकालना होता है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो निकालिए, फटाक से आपने माना लंबाई L चौड़ाई B, मान लिया। क्यों मान लिया, जरूरत ही नहीं थी, केवल लंबाई मानते हैं, चौड़ाई को B मान को 1 मान सकते हैं। रेशियो के केस में किसी भी एक रेशियो को निश्चित रूप से 1 माना जा सकता है। कैसे माना जा सकता है देखिए दिखाया गया, ठीक है। कुछ भी रेशियो लिखा हो तो एक रेशियो को 1 मान सकते हैं। फायदा क्या मिल रहा है, फायदा ये मिल रहा है कि जिसने ऐसे लिखा होगा उसको 2 क्वांटिटी सॉल्व करके निकालनी पड़ेंगी, 2 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, A भी निकालना पड़ेगा B भी निकालना पड़ेगा, और जिसने ऐसे माना होगा उसको सिर्फ एक लेम्डा निकालना पड़ेगा बस,
ठीक है। तो आप आगे ध्यान रखिएगा, जो जो शिक्षाएं दी जाती हैं ध्यान रखिएगा, भूलने के लिए नहीं बताया जा रहा है कि आप भूल जाएं। तो इतनी बढ़िया चीज़ है कि आपको केवल एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, दो नहीं निकालनी पड़ेगी। ठीक, अब चलिए इसको हटाए दे रहे हैं, अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में आ रहे हैं। हमने देखिए ये रेशियो निकालना था, कह रहा था इसका रेशियो निकालिए, इसका और इसका। तो ये रेशियो माना गया लैम्डा रेशियो 1। ठीक है, अब अपना आंसर देखिएगा, अपने आंसर से मतलब रखिएगा। अब बताइए, समझिए ध्यान से। अब बताइए इस पॉइंट और इस पॉइंट को यहां पर इंटरसेक्ट हमने करा है, तो देखिए क्या एल का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल पाएंगे? बताइए एल का कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे? बताइए ये लैम्डा हमने माना है, ये 1 माना है, तो बताइए इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो बताइए एल का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ एल। हाँ, अब बताइए एल का कोऑर्डिनेट क्या होता है? बताइए उल्टा होता है, आपको मालूम है mx2 + nx1 ऐसे होता है। बताइए हमने इधर लैम्डा माना है, इधर 1 माना है। ठीक है, यानी पीएल को लैम्डा माना है, इसको 1 माना है। रेशियो देके लिखा है पीएल रेशियो एलपी = लैम्डा रेशियो 1। तो बताइए mx2 यानी क्या आ जाएगा? लैम्डा × 5 + nx1। ये देखिए ये इसके साथ, ये मालूम होगा आपको, इसके साथ ये वाला आता है, इसके साथ ये वाला आता है। तो 1 × 2 अपॉन दोनों रेशियो का सम, ये आ गया। फिर देखिए y2 वाला लिखते हैं, m लैम्डा के साथ ये y2 वाला, तो माइनस का 6 लैम्डा। ठीक, ये इसका y वाला, और इस 1 के साथ इधर वाला माइनस का 3 अपॉन लैम्डा + 1। z वाला लिखते हैं, लैम्डा के साथ 4 लैम्डा प्लस 1 × -8 अपॉन लैम्डा + 1। तो देखिए फिगर सब कुछ बोल रहा है, क्या करा गया है। अब बताइए इसमें आपका रेशियो निकल आया। जब सोचिए भैया आपने ये आंसर मानना है, हाँ तो आपको वैल्यू कैसे निकालनी? लैम्डा निकला तो काम खत्म। बताइए आपको लैम्डा निकलना है, तो लैम्डा निकलेगा तो आपका आंसर निकलेगा। बताइए पीएल और एलक्यू का रेशियो चाहिए, हमने मान लिया पीएल और एलक्यू का रेशियो लैम्डा रेशियो 1 है, तो ये लैम्डा निकलेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे निकलेगा? बताइए एल का कोऑर्डिनेट आ गया। अब सोचिए बताइए जो एल पॉइंट बना है, ये जो एक्स वाई प्लेन देख रहे हैं, बताइए इसकी इक्वेशन होती है z = 0। अगर आपको मालूम आज ही लिखवाई है। बताइए इस प्लेन की इक्वेशन z = 0 होती है। जैसे हाई स्कूल लेवल पे मान लीजिए आपको एक लाइन की इक्वेशन मालूम है, बोले सही है, और आपसे कह दिया जाए अल्फा बीटा बताइए इस लाइन पर है। आपको एक लाइन की इक्वेशन मालूम है और आपसे कह दिया जाए अल्फा बीटा इस लाइन पे है, तो क्या करेंगे? बताइए अगर अल्फा बीटा इस लाइन पे है, इसका मतलब अल्फा बीटा यहां लगाने पे सेटिस्फाइड होगा, यानी एक्स की जगह अल्फा और वाई की जगह बीटा लगाने पे सेटिस्फाइड होगा। तो बिल्कुल वही चीज है। देखिए ध्यान से बताइए, ये जो प्लेन देख रहे हैं एक्स वाई प्लेन, अभी बताया गया आपको कि इसकी इक्वेशन होती है z = 0। अच्छा बताइए एल पॉइंट है कहां पर? बताइए एल पॉइंट इसी प्लेन पे, ये देखिए एल का कोऑर्डिनेट लिखा है, एल पॉइंट कहां लाई करेगा? इसी प्लेन पे तो लाई करेगा। तो देखिए यहां लिख रहा है सिंस एल कहां लाई करेगा? लाई ऑन प्लेन या एक्स वाई प्लेन लिख दे रहे हैं, एक्स वाई प्लेन, जिसकी इक्वेशन क्या है? z = 0। देखो अब बताइए ये पॉइंट ये देखिए प्लेन की इक्वेशन लिखी है z = 0, इसको सेटिस्फाइड करेगा। यानी इस इक्वेशन में x की जगह ये, y की जगह ये और z की जगह ये लगाने में सेटिस्फाइड होगा। तो इसमें x y है ही नहीं, यानी बताइए z केवल दिख रहा है ना। यानी सीधी बात है, ये जो l पॉइंट है ये इस प्लेन पे लाई कर रहा है। तो अगर कोई पॉइंट अगर किसी प्लेन पे लाई करता है तो बताइए वो पॉइंट उस प्लेन पे लगाने में सेटिस्फाइड होगा। तो x y इसमें नहीं दिख रहा है, z दिख रहा था, ये z है, यानी ये यहाँ लगाने में सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो बताइए लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा -8 अपॉन लैम्डा + 1 = 0। बताइए z की जगह ये देखिए z था, मान लीजिए सपोज यहाँ x भी होता प्लेन में, y भी होता, तो x की जगह लगा देते, y की जगह लगा देते, लेकिन प्लेन की इक्वेशन में सिर्फ z है तो z की जगह ये लगाया। अब बताइए आपका लैम्डा निकल के आ गया 4 लैम्डा -8 0, दिस इंप्लाइज लैम्डा = 2। अब बताइए आपका आंसर आ गया 2:1। बोले सही है? तो इसका आंसर बताइए 1:2 भी हो सकता है। क्यों 1:2 इसलिए हो सकता है वो इधर से नापते। बताइए हमने PL = 2 निकाला है, तो कहो आंसर को इधर से दिया हो, इधर वाला पहले 1:λ। बात समझ आ रही है? तो 2:1 हमारे हिसाब से क्या निकल रहा है? 2:1 निकाला है। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से फटाफट। अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ऐसे करिएगा, लिखा है वाईजेड प्लेन को, तो बताइए वाईजेड प्लेन, आप फिगर थोड़ा चेंज हो जाएगा। बताइए वाईजेड प्लेन यहाँ बनेगा और ये लाइन ऐसे बजाय ऐसे निकाल दीजिएगा, उधर पीछे निकाल दीजिएगा, बीच में गैप कर दीजिएगा। और यहाँ पर वाईजेड प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? z = 0 नहीं होती है, होती है x = 0। तो ऐसा ही पॉइंट निकलेगा और उसमें ये जो x होगा इस x को यहाँ लगा देंगे 0 करके, तो आपका लैम्डा निकलेगा। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे अपने आप करिएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन लिखा है 4th नंबर, ये मिसप्रिंटिंग है, पहले इसमें मिसप्रिंटिंग सही करिए। हम देखिए जो बोलेंगे उसको सही करिएगा। हम क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द रेशियो इन विच द
और लोकस ऑफ द इक्वेशन काट दीजिए, गलत छप गया है उसमें, देखिए लोकस ऑफ द इक्वेशन छपा है, वो काटिए पूरा, सिर्फ लोकस ऑफ द, जितना बोलना है उतना अपनी मर्जी का ना करिए, आगे तक ना काट दीजिएगा, जितना हम बोल रहे हैं उतना काटिए, गलत छप गया। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच लोकस ऑफ द इक्वेशन आपने काट दिया, उसकी जगह जहां पे आपने काटा उसकी जगह लिखिए स्फीयर, उसकी जगह लिखिए स्फीयर, लोकस ऑफ द इक्वेशन काट के उसकी जगह लिखिए स्फीयर, SPHERE। ठीक, अब चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन बताते हैं हम, देखिए इसको साफ कर रहे हैं, जब तक आप लोग जरा क्वेश्चन पढ़िए इसको जल्दी से, क्या लिखा मतलब समझिए। ये लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच द स्फीयर, बताइए स्फीयर, ये आपकी स्फीयर की इक्वेशन है, जैसे सर्किल आपने पढ़ा वैसे ये स्फीयर है। इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, देखिए दो पॉइंट दिए, एक आपको दिया है 12 - 4 और 8 और 27 - 9 18, मान लीजिए पॉइंट का नाम PQ मान ले। अब कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो इन विच द लोकस हम बार बार इसमें गलत पढ़ रहे हैं, हाँ, इन विच द स्फीयर डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, कह रहे हैं इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो इस स्फीयर को किस रेशियो में कट करेगी। जरा पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए, हम यहाँ नहीं समझा पाएंगे, फिगर बनाएंगे क्योंकि यहाँ सर्कल नजर आएगा। समझ लीजिए एक प्लास्टिक की बॉल ले लीजिए, प्लास्टिक को सब लोगों ने देख रखी है, और एक लोहे की रॉड ले लीजिए, पतली सी लोहे की रॉड, बिल्कुल पतली सी। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, प्लास्टिक की जो बॉल है और जो लोहे की रॉड है, लोहे की रॉड को जरा प्लास्टिक की बॉल को ऐसे छेदते हुए बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, क्या करा आपने, सोचिए एक प्लास्टिक की बॉल ले ली और एक लोहे की रॉड ले ली, लोहे की रॉड बताइए एज ए लाइन है, प्लास्टिक की बॉल बताइए एज ए स्फीयर है, इसमें देखिए स्फीयर आ रहा है तो उसको हम स्फीयर मान रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा, हम यहाँ दिखा नहीं पाएंगे, अभी हम यहाँ बनाएंगे तो सर्किल नजर आएगा, एक्चुअली सर्किल नहीं होगा वो स्फीयर होगा। ठीक है, तो ये एक स्फीयर था यानी बॉल थी, और हमने एक लोहे की रॉड ली, लोहे की रॉड को प्लास्टिक की बॉल में छेद करके निकाला। अब बताइए सोचिए जरा, लोहे की बॉल और प्लास्टिक की जो लोहे की रॉड है और जो प्लास्टिक की बॉल है वो बताइए जब इसको छेद के निकलेगी तो कितनी जगह कट करेगी, बताइए 2 जगह कट करेगी, 2 जगह कट करके निकलेगी। तो देखिए इसका फिगर बना रहा है, जो हम यहाँ बनाएंगे इसको आप स्फीयर मानिएगा, सर्किल जैसा दिखेगा क्योंकि 3 डायमेंशन बना रहे हैं, इसमें देखिए मान लीजिए ये स्फीयर है। ठीक है, तो ये स्फीयर देखिए 1 बना गया, ये स्फीयर बना दिया, ये प्लास्टिक की बॉल मानिए, और कह रहे हैं इसको और इसको मिलाने वाली जो लाइन है वो इस स्फीयर को जब कट करके निकलेगी तो किस रेशियो में कट करेगी, बताइए ऐसे मान लीजिए कट करके निकल गई, कोई भी बताइए रॉड इसको 2 जगह पे कट करके निकलेगी। ठीक, अब मान लीजिए ये पॉइंट आपका P हो गया, ये पॉइंट आपका Q हो गया, तो बताइए यहाँ तो बताइए आंसर दो कि 2 का, जैसे आपने पीछे प्लेन वाला क्वेश्चन किया। अच्छा, तो ये प्लेन वाला क्वेश्चन, प्लेन को कितनी जगह कट कर रही थी लाइन, 1 जगह, तो एक ही रेशियो आना था। अब बताइए यहाँ पर तो इस सरफेस को 2 जगह कट करेगी, मान लीजिए यहाँ का पॉइंट M है, हमने इसको लेमडा रेशियो 1 मान लिया, मतलब हमने क्या माना है, PM रेशियो MQ इक्वल टू क्या, लेमडा रेशियो 1। अब बता चुके हैं ये लेमडा रेशियो 1 मानिए। ठीक, अब ध्यान देखिएगा, बताइए कट तो यहाँ भी रहा था, तो बताइए इसमें 2 प्रकार के आंसर आएंगे। मान लीजिए एक रेशियो वाली हमने, किसी ने व्यक्ति ने इसको M ना माना, किसी ने मान लीजिए इसको N मान लिया, तो बताइए वहां भी कट कर रही है, तो बताइए एक दूसरा आंसर बैठा है, बताइए वो कौन सा आंसर है, PM रेशियो NQ, मतलब एक आंसर बताइए इसका है PM रेशियो MQ भी आंसर हो सकता है। बताइए कोई व्यक्ति को आंसर निकाले उसका PM रेशियो MQ, बताइए सही आंसर है क्योंकि यहाँ कट कर रही थी, तो बताइए ये रेशियो वहां भी कट कर रही थी, तो बताइए PM रेशियो NQ, तो बताइए आपको 2 मानने जो नहीं, देखिए अपने आप ही 2 निकलेंगे। ठीक है, तो वो चीज अपने आप हो जाएगी, आपको नहीं करना पड़ेगा। अब सोचिए जरा, हमने इसको ये मान लिया लेमडा रेशियो 1 है, हमने मान लिया क्या है, लेमडा रेशियो 1, क्यों माना ये आपको सिखाया जा चुका है। अब समझिए, बताइए M को कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं, हाँ P का कोऑर्डिनेट यही लिखे दे रहे हैं, क्या हो गया 12 - 4 8, Q को कोऑर्डिनेट आ जाएगा 27 - 9 18, ये P Q कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब देखिए PM रेशियो MQ हमने माना है, अभी हमने N की कोई इज्जत ही नहीं करी, अपने आप देखिए अभी N के बारे में अपने आप जानकारी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ M को कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, हाँ M को कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा, बताइए M को कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा MX2, बताइए लेमडा के साथ उधर वाला 1 के साथ इधर, और उल्टा होता है MX2 + NX1 होता है, तो लेमडा 27, तो देखिए जाएगा आपका 27 लेमडा प्लस 1 के साथ आ जाएगा ये वाला 12 × 1, दिस इज 12 × 1, चलो अपॉन लेमडा रेशियो 1 कॉमा, दूसरा क्या आ जाएगा, बताइए इसका ये वाला लेंगे लेमडा के साथ उसका दूसरा वाला -9 लेमडा, -9 लेमडा, और इस -4 के साथ 1,
चलिए -4 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा लेमडा प्लस 1। और तीसरा था, ये तीसरा लेंगे तो लेमडा के साथ 18 वाला, 18 लेमडा और 1 के साथ 8, तो प्लस का 8 अपॉन लेमडा रेशियो 1। अब देखिए क्वेश्चन जैसे पहले वाला चल रहा था बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। अच्छा पीछे वाले में क्या था बताइए, वो जो पॉइंट जहां पे कट कर रहा था वो कौन सा प्लेन था, एक्स वाई प्लेन, जिसकी इक्वेशन क्या थी, z बराबर 0। अब बताइए ये पॉइंट कहां पे कट कर रहा है, इस स्फीयर पर। अब बताइए जो m पॉइंट है ये कहां लाई कर रहा है, जैसे पीछे वाले बताइए जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा था। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या थी, z बराबर 0, वहां लगा दिया, सेटिस्फाइड करवा दिया। अब बताइए ये पॉइंट m कहां लाई कर रहा है, प्लेन पर, ये इस स्फीयर पे लाई कर रहा है। अच्छा इस स्फीयर की इक्वेशन कहां लिखी है, ये तो बताइए यहाँ लिखा सिंस m पॉइंट कहां लाई करना चाहिए, लाई ऑन 1, देयरफॉर। अब बताइए ये पॉइंट इस स्फीयर के सरफेस पे है, तो यानी इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो देखिए ये x लिखा है, ये y लिखा है, z लिखा, सब लिखाया। तो जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा 27 लेमडा प्लस 12 अपॉन लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 9 लेमडा माइनस का 4 अपॉन लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए माइनस कॉमन ले रहे हैं, ये देखिए माइनस कर दिया, ये प्लस हो गया, दोनों बात समझ में आ गई होगी। माइनस कॉमन लेके होल स्क्वायर करेंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 18 लेमडा प्लस 8 अपॉन लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 504। और अब ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, देखिए ऑब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन नहीं है, ये काफी बड़ी कैलकुलेशन का है। जरा सोचिए, बताइए नीचे से लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर निकल के उधर चला जाएगा, एक लाइन और लिख दे रहे, थोड़ी सी जगह है, 27 लेमडा प्लस 12 का होल स्क्वायर। और बताइए चलिए माइनस का स्क्वायर प्लस कर दे रहे, माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, सीधे लिख दे रहे 9 लेमडा प्लस 4 का होल स्क्वायर, फिर 18 लेमडा प्लस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 504 और लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर। बताइए आपको रेशियो निकालना था, रेशियो में क्या नहीं मालूम था, लेमडा नहीं मालूम था। अब बताइए इससे लेमडा निकलेगा, लेकिन कैलकुलेशन भारी होगा। क्या सोचिए इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2ab, और ये भी ए स्क्वायर, सबको एक तरफ करेंगे बताइए लेमडा स्क्वायर आएगा, लेमडा स्क्वायर 2ab करेंगे तो लेमडा का टर्म आएगा, मतलब सबको इधर कर लेंगे, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा आपको करनी पड़ेगी। तो बताइए ये लेमडा की क्वाड्रेटिक बनेगी, लेमडा की 2 डिग्री की बनेगी, बताइए लेमडा स्क्वायर भी आएगा, लेमडा भी आएगा। अब बताइए अगर लेमडा की क्वाड्रेटिक बनी, इसका मतलब क्या, कितने लेमडा निकलेंगे, बताइए 2 लेमडा निकलेंगे। बताइए मान लीजिए लेमडा की वैल्यू 1 और 5 आ गई, सपोज करिए लेमडा की वैल्यू आ गई 1 और 5, इसको आप सॉल्व करिए क्वाड्रेटिक बनेगी। अगर फैक्टर हो जाए फैक्टर करके लेमडा निकाल लीजिएगा, अगर फैक्टर ना हो तो धरा चल लगा के लेमडा, मतलब लेमडा निकल आएगा, ये कंफर्म है। फैक्टर हो जाएंगे तो ठीक, नहीं होंगे तो धरा चल लगा देंगे, ठीक। अब मतलब लेमडा की वैल्यू 1 और 5 आ गई, बताइए आपने ये रेशियो माना था ना, लेमडा रेशियो 1, तो देखिए जब लेमडा 1 लेंगे तो बताइए एक आंसर आएगा 1:1, मतलब ये लाइन इस स्क्वायर को 1:1 में कट करेगी। और लेमडा बताइए जब 5 लेंगे तो एक और आंसर आएगा 5:1। क्या मतलब हुआ, बताइए शुरुआती में दिख रहा था 2 जगह कट कर रही है, तो देखिए वही इसीलिए देखिए 2 लेमडा निकलेंगे। तो ये इसको काम कुछ करने की जरूरत नहीं, आप एक पे करिए, देखिए अपने आप 2 लेमडा आ जाएंगे, मतलब दोनों रेशियो एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये इतना बड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो ये ऑब्जेक्टिव लाइक है नहीं, ठीक। चलिए आप लोग उसको नोट करिए फटाफट जल्दी से। अब देखिए चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 3 सभी लोग देखिए पेज पलट के। एग्जाम्पल 3 सेम क्वेश्चन है यही वाला, ठीक है। तो कैसे करा गया, बिल्कुल ऐसे ही करा गया जैसे हमने करा। तो देखिए अब आपको सेकंड एक्सरसाइज के तीनों एग्जाम्पल करने हैं, सेकंड एक्सरसाइज तीनों एग्जाम्पल करिएगा। एक्सरसाइज में देखिए छठा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन अभी ना करिएगा, ये अभी आप आगे सीखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन चैप्टर आएगा। अगर आपको इसको 5वें क्वेश्चन को इस चैप्टर के तरीके से करेंगे तो ये थोड़ा कठिन है। अभी आपका कुछ दिन बाद स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ जाएगा तो स्ट्रेट लाइन से छोटा हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग 1.2 का 5वां छोड़ के सब करिएगा, 5वां करना है लेकिन कुछ दिन बाद करना है, ठीक है। बस आज की क्लास खत्म करते हैं, इतना करके रखिएगा आप लोग। अब आप ध्यान रखिएगा, मेरी तरफ से ये चैप्टर फिनिश हो गया, नेक्स्ट टाइम पे अगला चैप्टर चालू करें।